हेलो, दिस इज़ विकास जैन और मैं यहाँ पर 12 दिसंबर को हुए टेस्ट पेपर का मॉडल टेस्ट पेपर का इतिहास, विज्ञान और संविधान वाले प्रश्नों को आपके सामने डील करूँगा। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। हमने कोशिश की है इस टेस्ट पेपर में कि 2020 में प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्नों के स्तर का प्रश्न समाहित करें और इसमें संविधान का पहला प्रश्न क्रमांक 51 है। तो देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन पद्धति का लक्षण है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस देखिए, एकल संविधान, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, न्यायालय की सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता। इन दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। अब देखिए, आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें आप संघात्मक शासन पद्धति के जितने भी लक्षण हैं उनको याद कर लीजिए, जैसे DSWRA, ये किसी भी संघात्मक संविधान में 5 विशेषताएं जो विश्व स्तर पर स्वीकार की जाती है वो है। अब ये डी क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है। यहाँ है क्या डिवीजन ऑफ पावर? जी बिल्कुल है। शक्तियों का विभाजन है यहाँ पर। एस सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर है क्या? संविधान की कठोरता है। न्यायालय की सर्वोच्चता है, जी नहीं, हमारे होता है संविधान की सर्वोच्चता, तो 4 नहीं हो सकता। डब्ल्यू मतलब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, जी बिल्कुल है यहाँ पर। रिजिडिटी, आर से है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कठोरता, तो बिल्कुल ये भी है। और ए से है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, तो यहाँ पर देखिए न्यायालय की सर्वोच्चता थी जो कि नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको पूछा है कौन सा सही है, तो 2, 3 और 5, इसलिए आपका आंसर होगा 235D। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसे विषय नहीं हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है। आपको पता है संविधान संशोधन के लिए अलग अलग बहुमत की आवश्यकता होती है। वैसे ही यह सवाल में पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिसमें आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है। तो हम देखते हैं। पहला है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। आपने पढ़ा होगा विधान परिषद की समाप्ति के लिए संसद का सामान्य बहुमत आवश्यक होता है और राज्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। चूंकि यहाँ कहा गया है कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से ही, तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची या कोई भी विषय, चूंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये सूची नहीं, ये विषय होगा। 7वीं अनुसूची की कोई भी विषय, तो ये बिल्कुल 7वीं अनुसूची चूंकि विषयों का विभाजन है, तो इससे संबंधित कोई भी अगर संविधान संशोधन करना होगा तो उसके लिए आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, तो ये आपका उत्तर सही है। तीसरा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। जी बिल्कुल, ये भी प्रतिनिधित्व का सवाल है, संघात्मक ढांचे का है, इसलिए ये भी आधे राज्यों के अनुसमर्थन से ही संभव है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी। तो आप देख लीजिए उपयुक्त विकल्पों में से आप में 2, 3 और 4 किस विकल्प में है, तो आप देखेंगे कि सी 2, 3, 4। प्रश्न क्रमांक 53 देखिए, ये छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संबंध में सही कथन इसमें चयन करना है। और इसमें पहला कथन दिया है, महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण 2004 से दिया जा रहा है। आप सभी इसमें ईयर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 50% का आरक्षण छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है ग्राम पंचायतों में, लेकिन वो कब से दिया जा रहा है? 2008 से दिया जा रहा है। ये आपका 1 लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसे याद रखें। तो ये कथन तो हमारा गलत हो गया। ग्राम पंचायतों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कराने की शक्ति वर्ष 2008 में पंचायत अधिनियम 1993 में संशोधन कर शामिल किया गया था। ये यहाँ पर प्रश्न में घुमाया गया है, यहाँ पर आएगा 2004, तो ये भी एक सवाल बनता है, आप इसे भी ध्यान रखें। अब हमारा देखिए दोनों ही कथन गलत है। अब प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। अब हम देखते हैं, चूंकि एक भी सही नहीं है, तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। देखिए क्या लिखा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में लिखा है ना तो 1 और ना तो 2, तो अपन समझ गए इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 54, किसी कानून को रद्द किया जा सकता है। चूंकि अभी कृषि कानून को रद्द किया गया है, तो हमने कोशिश किया है कि उससे संबंधित सवाल आपको दिया जाए। तो देखिए न्यायपालिका द्वारा, अध्यादेश द्वारा, विधायी प्रक्रिया द्वारा, जिसका वर्णन 368 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अनुच्छेद 368 है। अब इसमें आप बताइए, आप
अध्यादेश आपने सुना है, न्यायपालिका आपने सुना है, विधायी प्रक्रिया द्वारा हाँ आपने सुना है, लेकिन यहाँ आपको प्रश्न को पूरा पढ़ने की जरूरत है। जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया, ये गलत है हो जाएगा यहाँ कथन, क्योंकि इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 245 में किया गया है। तो आपका कथन 3 गलत है, आपका उत्तर होगा 1 और 2। देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन बी 1 और 2। 55 नंबर का प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। अब यहाँ देखिए ये पर्यवेक्षण प्राधिकरण है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, पर्यवेक्षण प्राधिकरण है। ये प्रशासनिक प्राधिकरण, पर्यवेक्षण प्राधिकरण, परामर्शदात्री निकाय या वित्तीय प्राधिकरण। पंचायत समिति का गठन किया जाता है ब्लॉक स्तर पर, वो होता है प्रशासनिक प्राधिकरण। आप इसके बारे पर गूगल में पढ़ लीजिए, आपको यहाँ चूंकि संक्षिप्त में मुझे ये सेशन लेना है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डीप नहीं जा पाऊँगा। 56 चूँकि 2020 के प्रीलिम्स में कैबिनेट समिति से और कैबिनेट से सवाल पूछा गया है, हमने कोशिश किया कि उससे संबंधित एक सवाल आपको फिर से दिया जाए। आपने वर्ष भर इसके पढ़ाई किया होगा इससे संबंधित सवालों का, तो देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। निम्नलिखित कैबिनेट समितियों में से किसे एक सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है? सोचिए, इसका आंसर है राजनीतिक मामलों की समिति। आप इसे याद कर लीजिए, राजनीति सबसे सुप्रीम होती है, सुपर होती है, इसलिए ठीक है। और आप मुझे बताइए कि इन तीनों समितियों में से ऐसा कौन सा समिति है जिसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है? कमेंट करके बताइए अगर आप जानते हैं तो। 57 देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानना है आपको। स्टेटमेंट 1 पढ़िए, एक ऐसा विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है तथा जो राज्यसभा में लंबित है वह लोकसभा के भंग हो जाने पर समाप्त हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट है, एक ऐसा विधेयक जो संसद में लंबित है सदन के स्थगन से समाप्त हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को मैं आपको थोड़ा डीप में बताता हूं, क्योंकि इससे सवाल आते रहे हैं। ये जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 107 में दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा संविधान का अनुच्छेद 107 जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बातें कही गई है? अगर कोई बिल लोकसभा में और राज्यसभा में, आप देखिए अगर कोई बिल लोकसभा में लंबित है और लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वो बिल व्यपगत हो जाएगा, यानी लैप्स हो जाएगा। अगर लोकसभा ने पारित कर दिया है और वो बिल राज्यसभा पहुंच गया है और विघटन हो जाता है लोकसभा का, तो भी यह बिल लैप्स हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखिए। एक ऐसा विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है जो राज्यसभा में लंबित है वह लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो जो लोकसभा ने पारित कर दिया है और राज्यसभा में लंबित है वह लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जाएगा, सही कथन है। एक ऐसा विधेयक जो संसद में लंबित है सदन के स्थगन से समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विघटन से समाप्त होता है, स्थगन से कोई भी विधेयक समाप्त नहीं होता है, अर्थात यह कथन गलत है। आपको पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है, आप मुझे बताइए। पहला सही है, इसलिए देख लीजिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री से संबंधित एक सवाल आ गया आपके पास। मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आप ऑप्शंस पढ़िए। मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी मंत्री को बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, मुख्यमंत्री परामर्श देगा और उस आधार पर राज्यपाल किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, बिल्कुल होता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। और ऑप्शन डी, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह राज्य का प्रबंधक होता है। यह सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 263 में है और उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, चूंकि सही नहीं है पूछा है। प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है संविधान में, और ये आपने लगाया आंसर सी। ये है प्रश्न क्रमांक 59। इसमें देखिए आपको बोला गया है नगर निगम पार्षद 3000 रुपये है। ये उनके चुनाव के समय जमा करने वाली राशि है। नगर पालिका परिषद को 2000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होती है और नगर पंचायत पार्षद को 1000 रुपये। इनमें से आपको सही बताना है। आपने 2019 में पढ़ा होगा जब नगर निगम से संबंधित विधेयकों पर संशोधन हुआ, तो ये संशोधन करके यह प्रावधान शामिल किया गया है
इसलिए तीनों कथन सही हैं। ये आपको याद कराने के उद्देश्य से इस टेस्ट में दिया गया था। तो आप समझिए कौन सा सही है, बिल्कुल तीनों सही हैं। ये देखिए अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में असत्य कथन है। अब यहाँ पर आपसे असत्य कथन पूछा गया है। आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको बताया कौन से आर्टिकल में है अंतर्राज्यीय परिषद, ये है आर्टिकल 263 में, संविधान के अनुच्छेद 263 में। अब इसमें असत्य कथन लगाना है अपने को। यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल 263 में इसका वर्णन है, तो संवैधानिक संस्था है। सांविधिक संस्था है नहीं, जब अगर संवैधानिक संस्था है तो सांविधिक कैसे हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा स्थापित की जाती है, बिल्कुल आप अनुच्छेद पढ़िए आपको समझ आएगा, राष्ट्रपति द्वारा स्थापित की जाती है। इसका चौथा ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापित की जाती है, नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापित नहीं की जाती है। अब इसमें आपको असत्य पूछा गया था, पहला सत्य था और तीसरा सत्य था, तो असत्य क्या होगा, 2 और 4। आप इसमें से सवालों को फैक्ट के साथ साथ, अगर आपको फैक्ट याद नहीं है तो भी आप बता सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। तो कोशिश करिए, अगर सवाल नहीं बन रहे हैं तो ऑप्शन से खेल ले। ब्रिटिश कालीन कृषि पद्धतियों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करें। अब देखिए इसमें ब्रिटिश कालीन कृषि पद्धतियों में 4 स्टेटमेंट है, 4 प्रथाओं से संबंधित। तो उसमें अपन देखते हैं स्टेटमेंट 3 कठिया प्रथा, चंपारण सत्याग्रह आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको ये ध्यान में होगा। इसमें लिखा है बिहार के चंपारण के किसानों को इस प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज नील बगानों के अनुबंध स्वरूप अपनी भूमि के 3/40 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। क्या ये सही है? जी नहीं, ये 3/20 है। सारी चीजें सही हैं पर ये डाटा गलत है यहाँ पर, तो ये कथन आपका गलत हो गया। इस पे मैं बाद में आता हूँ, पहले ये ददनी प्रथा पढ़िए। इस प्रथा के अंतर्गत भारतीय कारीगर उत्पादों शिल्पियों को अग्रिम पेशगी के रूप में धन देते थे, बिल्कुल सही है, धन देते थे, ये ददनी प्रथा है। और ये दुबला हाली प्रथा और कमियोटी प्रथा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बंधुआ मजदूरी प्रचलन में थी, हम जानते हैं, तो सूरत में उसे कहते थे दुबला हाली प्रथा, और बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में बोलते थे कमियोटी। आपने अभी एसीएफ के परीक्षा में देखा होगा, कमिया एक शब्द था, वैसे ही है, तो आप पढ़िए इसको। सूरत में प्रचलित इस प्रथा के अनुसार दुबला हाली मतलब किसान भूदास अपनी संपत्ति और स्वयं के संरक्षक अपने मालिक को मानते थे, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। कमियोटी, यह प्रथा बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी। इस प्रथा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमियां जाति अपने मालिकों से मिले ऋण के बदले जीवन पर्यंत उनकी सेवा करते थे, सही है। आप सोच रहे होंगे कि इन प्रश्नों को क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि इन प्रश्नों को, ये शब्द जो हैं आपके, ये एनसीईआरटी से उठाया है, और हमने पिछले 2 एग्जाम का एनालिसिस करके ये देखा है कि सीजीपीएससी अपने प्रश्नों को एनसीईआरटी से उठा रहा है, इंडिया जीएस का, तो हमने भी वो कोशिश किया है। तो यहाँ देखिए कथन 1 गलत है, बाकी 2, 3 और 4 सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कथन 2, 3, 4 सही है। प्रश्न क्रमांक 62 देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रथम बार 1792 में लागू किया गया। आप में से अधिकांश ने पढ़ा होगा 1820 में, है ना, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिए, एनसीईआरटी में बताया गया है कि कर्नाटक के 12 महल जो एक क्षेत्र था, वहाँ कर्नल रीड ने 1792 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रथम बार लागू किया था, तो ये कथन आपका सही है। अब देखिए कथन 2, थॉमस मुनरो ने 1820 में कलकत्ता में इसे लागू किया, जिसके तहत भूमि उपज में से होने वाली आय का 50% भाग लगान के रूप में स्वीकार किया गया। आपको पता है थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी लाया, ठीक है, 1820 में लाया, ठीक है, लेकिन क्या कलकत्ता में लाया? नहीं, मद्रास में लाया। आपको प्रश्नों को बारीकी से पढ़ना है, और तो फिर ये कथन गलत हो जाता है। कथन 3 देखिए, माहलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है ये। माहलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली समझौता होता था। इस व्यवस्था का जनक हांट मैकेंजी को माना जाता था, कथन सही है। तो आप देखिए कथन 2 गलत है, आप देख लीजिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखिए आपके पास क्या ऑप्शन बनते हैं, केवल कथन 3 और 1 और 3। अगर आपको नहीं भी पता है, सिर्फ एक कथन पता है, तो आपको ये पता है कि इन दोनों में से कोई आंसर है, और आप एक रिस्क ले सकते हैं। अगर आप रिस्क लेने के पोजीशन में हैं तो यहाँ आंसर होगा आपका 1 और 3। कोशिश करिए
एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अब प्रश्न 63 देखिए। कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त किया है। रजनी पाम दास ने, ये आपसे एक सवाल बनता है कि इंडिया टुडे किसकी रचना थी, तो रजनी पाम दास ने अपनी कृति इंडिया टुडे में इसका चित्रण किया है। और इससे संबंधित जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण थे, वो प्रथम चरण वाणिज्यिक पूंजीवाद था, जिसका काल 1600 से 1875 था। द्वितीय चरण औद्योगिक पूंजीवाद का था, जो 1757 से 1813, और तृतीय चरण वित्तीय पूंजीवाद का था, 1813 से 1853। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, इससे संबंधित सही विकल्पों का चयन कीजिए। यहाँ टेस्ट में अधिकांश ने 1, 2 और 3 ये तीनों को सही कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये शब्द पढ़े थे। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि तीनों ही गलत है, और तीनों इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ जो टाइमलाइन है वो गलत है। ये वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण प्लासी के युद्ध के बाद दिखता है, 1757 से 1857 तक, 1813 तक ले लीजिए। उसके बाद 1813 से 1857 तक लीजिए इसको, और वित्तीय पूंजीवाद का ले लीजिए 1857 से 1947 तक का। तो इस तरह प्रश्नों को बारीकी से पढ़ना है, और बारीकी से पढ़कर, चूंकि आपके पास 2 घंटे का समय होता है, बड़े बड़े प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं है। वो इमरान खान कहते हैं ना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। प्रीलिम्स में आप ये स्ट्रेटेजी रखिए कि घबराना नहीं है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, तीनों विकल्प गलत है। अब देखिए 64वां प्रश्न। पिछले साल ये पूछा गया था कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, स्टेटमेंट में सवाल थे। हमने सेम सवाल फिर से पूछा है, आप इनमें से पढ़िए और सही कथन को चुनिए। कथन 1 है आपका, ICAR ने भारत को 127 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा था। जी बिल्कुल, आपने पढ़ा होगा 15, लेकिन वो 15 जो था वो योजना आयोग का था, जो अगले कथन में आपको दिया गया। योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, तो ये भी कथन सही है। और कथन 3, भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ये भी सही है। हो सकता है आपसे अगली बार 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों से संबंधित सवाल बन जाए, तो आप इसे समझिए और याद रखिए। तो यहाँ तीनों कथन सही हो गए, तो हमारा उत्तर इसमें किसमें है? देखिए, ए होगा कथन 1, सॉरी ए नहीं होगा, डी होगा। कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अब 65वें में आते हैं। 65वें में देखिए, आपको जोड़ी मिलाना है, प्रसिद्ध युद्ध है। आपको नहीं भी पता है बेदरा का युद्ध और वांडीवास का युद्ध, तब भी आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। प्लासी का युद्ध कक्षा 8वीं का छात्र बता सकता है, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि 1757 होगा। आप देख लीजिए 3 का ए, आप मिलाइए। 3 का ए किसमें किसमें आ रहा है? किसी में नहीं आ रहा है, सिर्फ एक में आ रहा है। आपका आंसर हो गया ए। कुछ सवालों को ऐसे पीएससी जानबूझ के देता है जिसमें आपको एक ऑप्शन से ही बन जाए, आप उसमें समय बचाइए, कोशिश करिए, आप उनको पकड़ लीजिए, उसके ट्रैप में फंसिए नहीं। 66, बौद्ध धर्म से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। कथन 1 है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ। आप सभी जानते हैं यह कथन सत्य है। कथन 2, श्रावस्ती में बुद्ध ने अंगुलीमान डाकू को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया। यह भी कथन सत्य है। जब आप बौद्ध धर्म को इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं, तो आपने पता होगा कि ये अगर बिहार है, माफ़ करिएगा कोई अगर बिहार का देख रहा हो तो ये उस राज्य का चित्र सही नहीं बन पाया है। ये बिहार है, और अगर ये गंगा नदी है, ठीक है, तो यहाँ से आपका गंडक आता है, ये गंडक है, ये घाघरा है, ये आपकी कोसी नदी है, ये सोन नदी है। तो सोन नदी के संगम पर क्या है? पटना है। ये पुनपुन नदी है, जिसको आप निरंजना नदी भी पढ़ते हैं, ठीक। और ये पुनपुन नदी और एक ये और नदी है, और यहाँ बीच में है गया, ठीक। यहाँ पर यहाँ से गौतम बुद्ध श्रावस्ती गए। श्रावस्ती मतलब कहाँ? यूपी में एक जगह है, और वहाँ उन्होंने अंगुलीमाल नामक डाकू को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। आपने अगर ये कहानी सुनी हो तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अपना कथन दोनों सही हैं, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही। अब देखिए 67वां प्रश्न में आते हैं हम। कथन दिया है, 3 कथन हैं, और कथन में आपको फिर प्रश्नों का चुनाव करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत।
चूँकि ये वीडियो YouTube में 22 मिनट से ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूसरे वीडियो में देता हूँ। पार्ट 2 जरूर देखिए, ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद। आप अगर संस्था से इस प्रश्न पत्र की प्रति चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप करिए संस्था के नंबर पर। और सर, दूसरा वीडियो चालू करते हैं।